Hello everyone. In this class we will study geotechnical engineering, the last chapter, the foundation engineering. Okay. So foundation means what? You must have seen whatever the structure you have to build, you start with your foundation. Yes or no? तुम देखे होंगे पहले फाउंडेशन रहता है, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा रहता है, कोई भी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है. तो एक्चुअली फाउंडेशन का काम क्या है? जनरली फाउंडेशन का काम ये रहता है, जो तुम्हारा होल स्ट्रक्चर का जो लोड रहता है, फाउंडेशन वो टोटल लोड को सॉल्व में ट्रांसफ़र करता है. ये रहता है तुम्हारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग का फाउंडेशन का मेन प्रिंसिपल. ओके, फाउंडेशन का काम यही रहता है कि टोटल लोड वो ट्रांसफ़र करता है टू द सॉइल. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्क ऑफ फाउंडेशन. दैट्स व्हाई वी आर गिविंग फाउंडेशन टू एनी स्ट्रक्चर. ओके, सो फाउंडेशन कितने टाइप के रहते हैं? जनरली दो टाइप का रहता है. एक रहता है शैलो फाउंडेशन, दूसरा रहता है डीप. इसका तो नेम में ही सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं. शैलो मतलब डेप्थ कम रहेगा, डीप फाउंडेशन मतलब डेप्थ ज़्यादा रहेगा. तो जनरली शैलो फाउंडेशन में हमारा डेप्थ ऑफ जो फाउंडेशन रहता है वो लेस रहता है एज कम्पेयर टू आवर विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, दैट इज बी. बट डीप में क्या डेप्थ ज़्यादा रहता है, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज मोर देन द विड्थ. तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन. So now shallow foundation is also different type. Okay, so what are this? पहले रहता है सब isolated. ये दूसरा है. पहला रहता है isolated, दूसरा रहता है combined footing and foundation. Then spread, then strap, then raft. ओके, इतने टाइप का रहता है जनरली. ओके, और एक स्ट्रिप फुटिंग रहता है, वो सिमिलर टू आइसोलेटेड, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ. पर डीप फाउंडेशन तुम्हारा जनरली दो टाइप का ही रहता है. एक रहता है पाइल, दूसरा रहता है वेल, और इट इज कॉल्ड कैशन. ये रहता है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन इंजीनियरिंग. ओके, तो क्लासीफाई कैसे करते हैं? पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन ही शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन. शैलो में डेप्थ कम रहेगा, डीप में डेप्थ ज़्यादा रहेगा. और क्या रहेगा डिफरेंस शैलो डीप में? शैलो जनरली प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस तुम्हारा बेस से ही. ओके, बट डीप में क्या रहेगा? बेस भी रहेगा और साइड में भी रेजिस्टेंस वो देता है. ठीक है, वो दोनों को मिल के जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको डीप फाउंडेशन बोलते हैं. जस्ट बेस रेजिस्टेंस ही रहेगा, मतलब लोअर वाला रेजिस्टेंस ही रहेगा वो फाउंडेशन में, वो रहता है चलो. बेस और साइड दोनों रेजिस्टेंस आ गया, वो हो गया तुम्हारा डीप. ओके, ये रहेगा डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन इंजीनियरिंग. ओके, तो कौन फाउंडेशन कैसा, इसका डायग्राम है, वो मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा. ठीक है, आइसोलेटेड मतलब जस्ट ऐसे रहेगा, तो ये हो गया फाउंडेशन आइसोलेटेड. कंबाइंड मतलब दो कॉलम रहेगा. ठीक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, फिर दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, ये हो गया कंबाइंड. ओके, स्प्रेड मतलब स्टेप स्टेप होके रहेगा फाउंडेशन, ऐसे टाइप का. ठीक है, ऐसे टाइप का स्टेप स्टेप होके रहेगा, वो हो गया स्प्रेड. स्ट्रैप फाउंडेशन मतलब कंबाइंड फाउंडेशन में हम अगर एक बीम जोड़ देते हैं तो वो हो गया तुम्हारा स्ट्रैप फुटिंग. ठीक है, राफ्ट फुट में क्या करते हैं, ये सपोज फुटिंग एरिया है तो बहुत सारा तुम
कॉलम दे दोगे इधर, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं। ड्राफ्ट फाउंडेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट फाउंडेशन। ओके, मतलब तुम्हें कम एरिया में ज़्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस केस में जनरली ड्राफ्ट या मैट फाउंडेशन देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ बस बेसिक थियरी से मैं नोट्स भेज दूंगा सो यू कैन अंडरस्टैंड। आइसोलेटेड में बस एक सिंपल एक फुटिंग रहेगा। कंबाइंड में 2 कॉलम को ऐड करते हैं इसे कंबाइंड फुटिंग। स्प्रेड में तो स्टेप रहेगा। स्ट्रैप में क्या रहेगा, कंबाइंड में अगर बीम दे दोगे तो वो हो गया स्ट्रैप, इसको बोलते हैं स्ट्रैप बीम। मैं नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी। तो इट इज ड्राफ्ट वॉट ओवर एंड पाइल फाउंडेशन हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ तुम्हें ज़्यादा लोड बियर करने वाला स्ट्रक्चर में। ठीक है, शैलो फाउंडेशन ज़्यादा लोड नहीं ले सकता, उस केस में पाइल फाउंडेशन देना पड़ेगा जो कि ज़्यादा लोड लेता है। ठीक है, और वेल फाउंडेशन कहाँ यूज करेंगे, पानी में। तुम देखे होंगे ना पानी में जो ब्रिज स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उस केस में जो फाउंडेशन यूज होता है वो फाउंडेशन बोलते हैं वेल और केशन फाउंडेशन। ओके, पानी में अगर फाउंडेशन स्ट्रक्चर तुम कंस्ट्रक्ट करोगे तो। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट डायग्राम्स। ओके, नेक्स्ट विल सी द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, हाउ टू कैलकुलेट द बियरिंग कैपेसिटी। मीनिंग क्या है बियरिंग कैपेसिटी का वो देखते हैं। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, बियर मतलब क्या, कितना रेजिस्ट कर सकता है। क्योंकि आखिर लोड किसको जाना है, सॉइल को ही जाना है ना, आखिर लोड सॉइल को ही जाता है। तो सॉइल कितना लोड बियर कर सकता है उसको बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी जनरली रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा QU पे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दैट इज QU। ठीक है, तो जनरली इसको देने के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक साइंटिस्ट आ गया हमारा, उसका नाम तुम पहले सुने होंगे, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, दैट इज तेर्ज़ेगी। तेर्ज़ेगी आ गया देने के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एक सॉइल का कैसे फाइंड आउट करेंगे एक फॉर्मूला में। ठीक है, तो वो बहुत सारे एजम्पशंस लिए हैं। ठीक है, तो एजम्पशंस को बेस करके वो एक फॉर्मूला निकाले हैं। वो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ, वो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला रहता है जनरली CNC प्लस QNQ प्लस हाफ गामा B N गामा। ओके, या QU तो पता है तुमको, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। C क्या है, C है तुम्हारा कोहेसिव स्ट्रेंथ, सॉइल का कोहेसिव स्ट्रेंथ कितना है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम C पे। और NC क्या है, NC कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है तुम्हारा एंगल ऑफ फाई के ऊपर, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई के ऊपर डिपेंड रहेगा। NQ भी फाई के ऊपर, N गामा भी फाई के ऊपर, मैं बाद में बताऊंगा उसका फॉर्मूला। और Q जनरल क्या रहता है, गामा इंटू DF। गामा तो यूनिट वेट तुम्हें पता है, DF डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके, ये तो पता है। B मतलब विड्थ, ये मतलब DF मतलब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग। ओके, अभी क्या NC N गामा, NQ N गामा, उसका लिख लो। NC ये तो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर रहता है जनरली,
ठीक है। इसका फॉर्मूला रहता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं भी याद नहीं किया हूँ। NCA वैल्यू जनरली दिया रहता है तुम्हारा क्वेश्चन में, cot phi इंटू NQ माइनस 1, NQ मतलब n phi e टू द पावर पाई 10 phi, n गामा का मतलब 1.8 10 phi NQ माइनस 1, और n phi का मतलब 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये नोट कर लो, प्रॉब्लम पूछ सकता है तो सब वैल्यू दिया रहेगा जो यू कैन इजीली आंसर। और एक चीज़ यहाँ मैं बताने वाला हूँ, अगर कोएसिव दिया रहेगा, ठीक है, फॉर कोएसिव सॉइल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोएसिव सॉइल के केस में क्या रहेगा, C एग्जिस्ट करेगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बट फाई इज इक्वल टू 0, ये सर नो। तो यहाँ पे पुट करो, देखो फाई का वैल्यू 0, 10 0 क्या है 0, तो n गामा का वैल्यू 0 हो गया, तो ये टर्म पूरा चला गया, 0 हो गया। फिर NQ और NC अगर तुम फाइंड आउट करोगे ये फॉर्मूला यूज करके, तो आएगा तुम्हारा NC का वैल्यू 5.7, NQ का वैल्यू 1, n गामा का वैल्यू 0। यू कैन क्रॉस चेक दिस एंड यू कैन हैव टू रिमेंबर आल्सो, ओके। n गामा तो 0 रहेगा, ठीक है, 10 0 0, फिर NQ का वैल्यू यहाँ पुट करो, आएगा 1, NC का वैल्यू अगर पुट करोगे तो आएगा 5.7 फॉर कोहेसिव सॉइल ओनली। कोहेजन लेस पूछा गया तो क्या रहेगा, कोहेजन लेस मतलब C 0 रहेगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तुम्हें, इफ इट इज कोहेजन लेस सॉइल देन C इक्वल टू 0, कोहेजन है ही नहीं, कोएफिशिएंट 0 बट फाई वुड नॉट बी 0। इस केस में तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर नहीं भी किए तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी गिवन, NC NQ n का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, ओके, 100% दिया रहेगा, ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो वैल्यू दिया रहेगा। अगर कोएसिव सॉल्व दिया रहेगा क्वेश्चन में तो नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ये तो वैल्यू कांस्टेंट है। कोएजन लेस में कांस्टेंट नहीं है क्योंकि फाई 0 नहीं है, तो तुमको निकालना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिया रहेगा, ठीक है। कोएसिव सॉल्व दिया तो नहीं दिया रहेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू कैन मार्क स्टार मार्क इट, वन प्रॉब्लम विल डेफिनेटली कम रिलेटेड टू दिस, ओके। ये फॉर्मूला याद करो और ये कांस्टेंट का वैल्यू याद करो, ठीक है, सब वैल्यू दिया रहेगा, जस्ट पुट इट, ठीक है। Q अगर लिखना चाहो लिखो, नहीं तो गामा DF लिख सकते हो, क्योंकि Q इक्वल टू गामा DF, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि बुक में गामा DF नहीं आएगा तुम बोलोगे सर गलत बता दी, गलत कुछ नहीं है, सब वही है, ठीक है, ओके। So this is the Terzaghi formula, this is given by Terzaghi, okay. Next we'll see the IS code formula in your syllabus. It is there, two formula, एक्चुअली फाउंडेशन इंजीनियर में बहुत सारा फॉर्मूला रहता है बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए, तुम्हारे सिलेबस में दो ही है, एक तेरजागी और एक IS कोड फॉर्मूला, ओके। IS मतलब जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, उसके हिसाब से तुम्हारा क्या आना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो IS कोड के हिसाब से तुम्हारा इस पर IS कोड बियरिंग कैपेसिटी का वैल्यू, ये लंबा चौड़ा एक है, ये जनरली एग्जाम में नहीं आता है, प्रॉब्लम नहीं आता है, थियरी पूछा जाएगा अगर 2 मार्क्स कम है। लिखो फॉर्मूला टू फाइंड आउट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बाय यूजिंग
IS code method. So you can write down the formula. It's a big formula. C DC IC plus gamma DF NQ SQ DQ IQ. Am I right? Yes. Then half into gamma B and gamma B and gamma, फिर S gamma D gamma I gamma एंड वाटर टेबल करेक्शन एक मल्टीप्लाई होगा वो, ठीक है। तो ये रहता है। तो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो पूछ सकता है एग्जाम में, नो डाउट ऑन इट, बट प्रॉब्लम विल नॉट कम। ओके, if problem also come then all the values will be given, don't worry. Okay, generally SC SQ S gamma बोलते हैं इसको सेफ फैक्टर, और क्या रहता है यहाँ पे, उसके बाद है DC DQ D गामा जनरली डेप्थ फैक्टर, उसके बाद क्या है IC IQ I गामा हो गया रहता है इंक्लिनेशन फैक्टर, और सब बाकी वैल्यू तो तुमको पता है, CNC पता है, गामा DFN को पता है, गामा BM, ये सब तो वैल्यू पहले पढ़ते, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तुम्हारा बाकी ये फैक्टर सब, ठीक है। ये तीनों तो तुमको पता था। और एक टर्म यहाँ पे W क्या है, वाटर टेबल करेक्शन, वो क्या है मैं बताऊँगा अभी, जस्ट नेक्स्ट वो कैसे लगाना है मैं बताऊँगा। तो ये रहता है फॉर्मूला। अभी देखते हैं वाटर टेबल करेक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे वाटर टेबल करेक्शन। मैं यहाँ इजियर मेथड के लिए 3 जोन में डिवाइड कर दिया हूँ। कौन सा जोन में ग्राउंड वाटर टेबल रहेगा तो हमें फ़र्क पड़ेगा, वो देखते हैं। तो पहले हम जाएंगे नीचे से ऊपर। तो जोन 1 में सपोज है हम, ठीक है। सपोज जोन 1 में ये क्या है, वाटर टेबल हमारा 3 केसेस में बताया। एक जोन 1 के केस में इधर है वाटर टेबल, जोन 2 के केस में इधर है, जोन 3 के केस में इधर है वाटर टेबल। सपोज जोन 1 से चलेंगे हम। जोन 1 में सपोज इधर है, वो कहाँ है कि विड्थ के ऊपर और नीचे है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाटर टेबल के वजह से बियरिंग कैपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो नीड टू ऐड एनी करेक्शन फैक्टर। सो जोन 1 ओवर, ओके, नो इफेक्ट। नेक्स्ट क्या रहा है जोन 2 में। जोन 2 में यहाँ पे वाटर टेबल इधर है, सपोज ये कितने हाइट में है, जेड गामा हाइट में है, तो यहाँ पे हमको एक करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। वो फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस जेड गामा बाय बी, ओके। ये फार्मूला से हम फाइंड करेंगे, और ये फार्मूला हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी वैल्यू आएगा आर गामा स्टार का हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा थर्ड टर्म में। जो थर्ड टर्म क्या रहता है, हाफ गामा बी एन गामा, तो वो इफेक्ट रहेगा, उसमें इफेक्ट पड़ेगा। जितना भी वैल्यू आएगा उधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे वो टर्म में, तो बियरिंग कैपेसिटी हमारा आ गया। सपोज हमारा वाटर टेबल जोन 3 में है, लास्ट केस, तो वहाँ पे और एक करेक्शन फैक्टर आएगा, वो रहता है आर क्यू स्टार। आर क्यू स्टार क्या रहेगा, देखो यहाँ पे है सपोज, तो सेम फॉर्मूला, जस्ट रिप्लेस जेड गामा बाई जेड क्यू बाई डी एफ। यहाँ पे विड्थ रहता है, यहाँ पे डेप्थ रहेगा, बाकी सेम है। ये इफेक्ट करेगा हमारा सेकेंड टर्म, दैट इज क्यू एन क्यू टर्म, उधर मल्टीप्लाई कर देना ये, ठीक है। तो ये रहता है वाटर टेबल करेक्शन इफेक्ट। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, Terza ki whatever formula he has given, that is for isolated footing or street footing, you can tell.
the shape is not mentioned. Means if it is rectangular shape, circular shape or square shape, it is not mentioned. So there are different formula for different. Suppose it is square footing. So the formula will be our different than the strip footing. So the formula will be 1.3 CNC plus gamma DFNQ plus 0.4 gamma B and gamma. This is for square footing. If it is circular footing, then QU will be 1.3 CNC plus gamma DF NQ plus 0.3 gamma B and gamma. This is circular. If it is rectangular footing, then it will be 1 plus 0.3 into B by L. Generally rectangular it is not asked. Still you should remember CNC plus gamma DF NQ plus 1 minus 0.2 B by L half gamma B 2 N gamma. These are the different formula for different shape of footing. If it is circular, then you have to put the second formula. If it is square, then you have to put the first formula. If it is rectangular, it will put third formula. So in your question it will be mentioned. Okay, कौन सा shape रहता है footing का और सब value दिया रहेगा. You can easily answer. It may come 6 to 7 marks problem. Okay, I think you can easily solve. Okay, and next two tests are there, plate load test, standard penetration. That is nothing to understand, so I will give the note. Okay, study. If any doubt you can ask me. Okay, so in this case geotechnical is over. If any doubt in geotechnical engineering, you can contact me. Okay, so I can help. I will make you understand. जहाँ भी तुमको प्रॉब्लम हो रहा है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो, कोई भी थियरी पर डाउट हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मैं हेल्प करूँगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ये मेरा लास्ट लेक्चर है जियोटेक का. ओके, तो इसके बाद मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट. ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्लास था. इफ़ एनी डाउट ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू.